चलो, है ना। हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़े थे। प्रकाश के अपवर्तन में होता क्या है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। यहां तक पढ़े थे। पथ में विचलन क्यों होता है, क्यों, क्योंकि प्रकाश की चाल में क्या होगा, परिवर्तन होगा। या तो उसका चाल बढ़ जाएगा या फिर उसका चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, या फिर नियत रहेगा, है ना। अगर वो विरल माध्यम से सघन में जाता है तो चाल क्या होगा, कम हो जाएगा, इसलिए वो अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। अगर वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तब क्या होगा, उसकी चाल बढ़ जाएगी और अभिलंब से दूर हट जाएगा। यहां तक का लिखे थे क्या, ठीक, दो कंडीशन लिख लिए थे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये हमारा क्या था, आपतित किरण, ये हमारा क्या था, अपवर्तित किरण, और ये हमारा है क्या, अभिलंब, है ना। तो दो नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला नियम, जब विरल से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है ना। अब इसका तीसरा नियम है, इनके बीच में जो कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, ठीक है। और इसके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, है ना। तो क्या होता है, आपतन कोण की ज्या में, ज्या कहने का मतलब होता है क्या, साइन, साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्या। आपतन कोण के ज्या में और अपवर्तन कोण के ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है। आपतन कोण की ज्या में और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे माध्यम को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। कहने का मतलब, अगर मान के चलो आपका पहला माध्यम क्या है, जल है, जल है, छोड़ो, पहला माध्यम मान के चलो हवा है, दूसरा माध्यम क्या है, कांच है। तो ये जो इसका बैंड होगा ना, मतलब ये अभिलंब की ओर झुकेगा, तो इसमें जो कोण बनाएगा इसमें हमेशा दोनों में एक निश्चित अनुपात रहेगा, है ना। इसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.5। मतलब अगर कोई किरण हवा से कांच में गुजरे, है ना, तो यहां पे जो कोण बनाएगा इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन आई, बटा यहां पे जो कोण बनाएगा उसको क्या लिखेंगे, साइन आर। तो ये हमेशा किसी जोड़े के लिए क्या रहता है, नियत रहता है। जैसे हवा और कांच के लिए इसका मान हमेशा क्या रहता है, 1.5। इसी को बोलते हैं कांच का अपवर्तनांक। दूसरा, अगर माध्यम बदल जाए, मान के चलो यहाँ पे क्या आ जाए, पानी आ जाए, है ना, तो साइन आई, यहाँ पे जो कोण बनेगा और यहाँ पे कोण अलग अलग बनेगा, तो उसके लिए जो मान रहता है ये हो जाता है 1.3 के आसपास। तो वही चीज कह रहा है, जो भी माध्यम का जोड़ा होता है ना, उसके लिए उसका मान क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है ना। और इसी मान को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो तीसरा नियम लिखो, तीसरा नियम स्नेल का नियम, तीसरे नियम को बोलते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम। स्नेल के नियम में लिखना, आपतन कोण के ज्या, ज्या, ज्या मतलब साइन, आपतन कोण के ज्या, आपतन कोण के ज्या, तथा अपवर्तन कोण के ज्या, तथा अपवर्तन कोण के ज्या, तथा अपवर्तन कोण के ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, फिर से समझते इसको, ठीक है ना। और ये हमेशा क्या रहता, कैसा रहता है, नियत रहता है। कैसे नियत रहेगा, जोड़ों के लिए। ठीक है, ध्यान से देखना, अपवर्तनांक को दर्शाते किससे, म्यू से। ये हमारा क्या है, अपवर्तनांक है ना। तो हम लोग क्या पढ़े, साइन आई, आई मतलब आपतन कोण
और साइन आर, आर मतलब अपवर्तन कोण, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, जैसे कि पहला माध्यम मान के चलो हवा है और दूसरा क्या है, कांच है ना। तो जो भी इन दोनों के बीच एंगल बनेगा ना, उसमें मान के चलो साइन इसमें बढ़ रहा है 45 बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल इसमें बढ़ रहा है साइन 30 बढ़ रहा है, तो दोनों का कुछ ना कुछ मान आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो किसी भी जोड़े के लिए, हवा और कांच के लिए इसका मान हमेशा क्या रहता है, 1.5, उसी को बोलते हैं, ये क्या है, कांच का अपवर्तनांक है ना। और ये किसके लिए है, कांच के लिए है। और अगर पानी के लिए बोले तो कितना हो जाएगा, 1.3। हीरा के लिए कितना होता है, हीरा के लिए कोई बताएगा, 2.4, वेरी गुड, है ना, 2.4। क्या चीज, हाँ पूछते हैं ना, तब इसलिए तो लिख रहे हैं, ठीक है। 3 टोक है, कांच के लिए, पानी के लिए और हीरा के लिए। चलो लिखो, ये वाला सूत्र को लिख लेना, और इसी सूत्र को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम है ना, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। फिर लिखना, फॉर एग्जांपल कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5, कांच का 1.5, पानी का 1.3, हीरा का कितना लिखे, 2.4, और वायु का, वायु कहने का मतलब, अब देखो पहला माध्यम भी क्या है, वायु है, और दूसरा माध्यम भी क्या है, वायु है, तो कितना रहेगा, 1 रहेगा। वायु का लिख लेना 1, हवा का, ठीक, इतना दूर समझ में आ गया है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो नहीं समझ में आ गया पूछना। अब ये जो अपवर्तनांक रहता है ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप के, 2, एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है क्या, सापेक्ष। निरपेक्ष अपवर्तनांक कुछ नहीं रहता, निरपेक्ष अपवर्तनांक बस एक चीज याद रखना, जो पहला माध्यम रहता है, कौन सा माध्यम, पहला, ये क्या रहता है, हमेशा हवा रहता है ना। और जो दूसरा माध्यम रहता है, माध्यम 2, ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। पहला माध्यम हमेशा किस में रहेगा, हवा में, और दूसरा कुछ भी रह सकता है। सापेक्ष में क्या रहता है, सापेक्ष में ऐसा नहीं होता है ना। सापेक्ष का मतलब ही क्या होता है, क्या होता है सापेक्ष का मतलब, तुलना होना होता है ना। तो यहां पे दोनों अन्य अन्य माध्यम रहते हैं, मतलब हवा को छोड़ के, ठीक है। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है और ये सापेक्ष अपवर्तनांक है। निरपेक्ष और सापेक्ष, ठीक है। समझ में क्या आ रहा है, जैसे कि अगर मैं बोलूं, अगर कोई प्रकाश किरण हवा से पानी में जा रहा है तो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष। हवा से कांच में जा रहा है तो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष, ठीक है। अब इसमें हवा को छोड़कर, जैसे कि मान के चलो कांच से पानी में जा रहे हैं तो सापेक्ष, मतलब पहला माध्यम हवा नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है ना। मान के चलो जल से कांच में जा रहे हैं तो भी वो क्या हो जाएगा, सापेक्ष। दोनों में क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो देखो अब ये क्या है, ये हमेशा क्या रहेगा, ये देखो ये ऊपर हवा है, मतलब ये हमेशा क्या रहेगा, विरल रहेगा, और ये हमेशा क्या रहेगा, सघन रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा आप खुद बताओ। ये विरल से सघन में जा रहा है, मतलब इसका कोण क्या होगा, कम होगा ना। क्यों कम होगा, क्योंकि ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। तो हमेशा इसमें क्या होगा, ए आई है, ये आर है, इसमें हमेशा क्या होगा, कोण आई इज ग्रेटर देन कोण आर, होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है कैसे बोल रहा हूं। निरपेक्ष अपवर्तनांक में आपतन कोण हमेशा अपवर्तन से बड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि विरल माध्यम से क्या किस में जा रही है, सघन में। होगा कि नहीं होगा, है ना। इसीलिए अब अगर मैं इसको फॉर्मूला में पुट करूं, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू होता है,
अब साइन आई का मान हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, इसका मान हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा। तो जब किसी ज्यादा वाले मतलब बड़े मान को आप छोटे से भाग दोगे तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, एक से कम आएगा, एक आएगा या एक से ज्यादा आएगा। आप कॉमन सेंस लगाओ, ऊपर बड़ा है, ऊपर बड़ा है, नीचे क्या है, छोटा है। जब बड़े को छोटे से भाग दोगे तो मान हमेशा एक से कम आएगा, एक के बराबर आएगा या एक से ज्यादा आएगा, एक से ज्यादा आएगा। कुछ भी रख के देख लो, जैसे ये 4 रख दिया, ये 3 रख दिया, एक से ज्यादा ही आएगा, है ना। इसीलिए ये जो अपवर्तनांक होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसका मान सदैव क्या होता है, एक से ज्यादा होता है, एक से ज्यादा होता है। समझ आया? चलो लिखो, इसी को बताना था। इसका मान सदैव एक से ज्यादा होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान। एक लाइन में लिख लो, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान सदैव एक से ज्यादा होता है। समझ में आया क्यों होता है एक से ज्यादा? बताओ क्यों होता है, क्यों होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान एक से ज्यादा हमेशा? क्योंकि इसमें क्या होता है, आपतन कोण का मान अपवर्तन से ज्यादा है, तो ऊपर वाला वैल्यू ज्यादा हो गया, नीचे वाला कम हो गया। तो जब ज्यादा को कम से भाग देंगे तो हमेशा क्या होगा, एक से ज्यादा ही आएगा मान, कभी कम नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें, किसमें, सापेक्ष में। अब सापेक्ष में पहला जो माध्यम है वो हवा को छोड़कर कुछ भी हो सकता है ना। कैसे कैसे कंडीशन हो सकता है, देखो सापेक्ष में, सापेक्ष में कंडीशन देखते हैं। सापेक्ष में कंडीशन देखते हैं, ठीक है। सापेक्ष में कंडीशन कई प्रकार के हो सकते हैं, है ना, कि पहला माध्यम क्या है, सघन है, दूसरा माध्यम क्या है, विरल है। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, पहला माध्यम क्या है, विरल है, और दूसरा माध्यम क्या है, सघन है। हो सकता है कि नहीं? और दोनों माध्यम क्या हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, बराबर। तो इसका मान क्या होगा, एक भी आ सकता है कि नहीं, एक से अधिक भी आ सकता है, और क्या आ सकता है, एक से कम भी आ सकता है। आएगा कि नहीं आएगा, खुद सोचो। जब सघन से विरल में जाएगा, देखो ध्यान से, है ना, चित्र बनाता हूं, सापेक्ष का बता रहा हूं भाई, क्योंकि उसमें तो कुछ भी हो सकता है, माध्यम हवा नहीं है तो, है ना। पहला देखते हैं, सघन से विरल, पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सघन से विरल। मान के चलो कहां जा रहा है, कांच से पानी में। कौन ज्यादा सघन है दोनों में? सघन मतलब गाढ़ा कौन है, कांच है, और ये क्या है, इसे इसकी तुलना में कम सघन है। तो अब क्या होगा, जो किरण आएगी वो दूर हटेगी या क्या होगी, दूर हट जाएगी। ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ये आई है, ये क्या है, आर है। तो यहाँ पे कौन सा कोण बड़ा हो गया, आर। तो आर का मान बड़ा हो गया, तो मान के चलो ऊपर 3 है तो नीचे 5 हो गया। अब इसका मान क्या आएगा, एक से कम। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, विरल से सघन। अब मान के चलो पहला माध्यम है पानी और दूसरा माध्यम डाल दिया, कोई तेल डाल दिए, चलो दोनों में ज्यादा सघन कौन है, ये वाला है तेल। एकदम कॉमन सेंस से पहचानना, जो ज्यादा गाढ़ा है वही ज्यादा क्या रहेगा, सघन रहेगा। ठीक है, अब कैसा चित्र बनेगा इसका, वापस ऐसे बनेगा। कौन सा कोण बड़ा होगा, आई बड़ा होगा, आर बड़ा होगा। सघन से विरल में जा रहा है तो आई इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो वापस यहां पे क्या बन गया, आई बड़ा हो गया, तो एक से ज्यादा। और अगर दोनों माध्यम एक हो गए तब क्या हो जाएगा, मान एक हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, मान एक, मतलब बिना विचलन के निकल जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या हो सकता है, निरपेक्ष सापेक्ष अपवर्तनांक एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, और एक के बराबर हो सकता है। ठीक है, चलो लिख लो। इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इसको लिखो, मेन चीज को। सापेक्ष अपवर्तनांक का मान एक से अधिक, एक से कम और एक हो सकता है। ठीक है, सापेक्ष अपवर्तनांक का मान एक से अधिक, एक से कम और एक हो सकता है। ये हो गया अपना अपवर्तनांक, अपवर्तन, है ना। एक से अधिक, एक से कम और एक के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। समझना है ना। ठीक है, यहां तक का। इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, उतना नहीं जाएगा, और जाएगा भी बना लोगे। ठीक, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। अपवर्तनांक दो टाइप के होते हैं,
कौन कौन से? निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष में क्या होता है? पहला माध्यम हमेशा वायु रहेगा और दूसरा माध्यम कुछ भी हो सकता है, तो उसका मान क्या आएगा? सदैव एक से अधिक आएगा। सापेक्ष में क्या होता है? पहला माध्यम वायु को छोड़ के कुछ भी हो सकता है ना, तो इसका मान एक से अधिक और एक से कम आ सकता है। यही तक ठीक है? चलो आगे देखते हैं ना। तो देखो अब हम लोग जो लिखे हैं, अभी हम लोग इससे पहले क्या लिखे? कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5। ठीक है। जल का कितना होता है? हीरा का कितना होता है? 2.4। अब आप खुद सोचो, ये अपवर्तनांक सापेक्ष वाला होगा कि निरपेक्ष वाला होगा? एक से ज्यादा आ रहा है मतलब अच्छे सोच के बताओ, निरपेक्ष भाई। क्योंकि जब आप प्रयोग करोगे तो हमेशा स्टैंडर्ड किसको लोगे? वायु को रख के करोगे ना। पानी को लेके, जल को लेके थोड़ी करोगे। आप पहला माध्यम किसको रखोगे? हमेशा आप प्रयोग करने गए इसका अपवर्तनांक नापने के लिए, तो पहला माध्यम क्या रखोगे? वायु रखोगे, है ना। तो ये सारे जो अपवर्तनांक होते हैं वो क्या होते हैं? एक्चुअल में निरपेक्ष होते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं। लिख लो, ये जितने भी अपवर्तनांक हम लोग लिखे ना वो सारे निरपेक्ष है। वहीं पे लिख लो, पहले जो हम लिखे थे वो सारे निरपेक्ष अपवर्तनांक है। निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं। ठीक है यहां तक का? है ना। क्योंकि जब भी हम लोग किसी का अपवर्तनांक मापेंगे तो पहला माध्यम क्या रखेंगे? हवा रखेंगे। कुछ तो स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा ना, दूसरे माध्यम को नहीं रख सकते हैं। ठीक है यहां तक का? चलो अब आपके सिलेबस में है अगला कि अपवर्तनांक का उपयोग, मतलब कहां कहां अपवर्तनांक देखने को मिलता है। तो हेडिंग डालना अपवर्तनांक के, इसमें है अगला सिलेबस में आपका अपवर्तनांक, अपवर्तन संबंधी घटनाएं। अपवर्तन संबंधित घटनाएं, अपवर्तन संबंधित घटनाएं। तो इसका एग्जाम्पल आता है सीधा सीधा, अपवर्तन संबंधी घटनाएं। ठीक है। कौन कौन सी घटनाएं हैं? एग्जाम्पल आएगा इसका। बताओ, एक आध तो क्या याद है? पहला लिखना उदाहरण। हाँ, जैसे बाल्टी में कोई छड़ क्या है? डूबी है, तो कैसी दिखाई देती है? तिरछी। क्यों? अपवर्तन के कारण। लिखो, बाल्टी में डूबी छड़ का तिरछा दिखाई पड़ना। बाल्टी में डूबी छड़ का तिरछा दिखाई पड़ना। बाल्टी में डूबी छड़ का तिरछा दिखाई पड़ना। तिरछी दिखाई पड़ना दिखेगा ना। ठीक। दूसरा उदाहरण आता है इसमें, सिक्का। पानी में अगर कोई चीज डूबा है तो सिक्का कैसे दिखाएगा? तली से उठा हुआ, है ना। लिख लो, द्रव में डूबे सिक्के का ऊपर, तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ना। द्रव में डूबे सिक्के का तली से ऊपर उठा दिखाई पड़ना। अपवर्तन का, परावर्तन का, परावर्तन पढ़ डाले है सुबह, परावर्तन सुबह पढ़ डाले है बोला। अपवर्तन होता है। द्रव में डूबे सिक्के का कैसा दिखाई देना? तली से उठा हुआ प्रतीत होना। दिखेगा? उदाहरण से क्वेश्चन आएगा कि ये जो होता है क्यों होता है, तो किसी वजह से अपवर्तन के कारण। तीसरा एग्जांपल सोचो, तरिया डबरी जैसे जाते हैं, जाते हैं नहीं। अब यहां पे मछली दिखाई दे रहा है, मछली करके मान के चलो ये मछली दिखाई दे रहा है 1 फीट में। वो एक्चुअल में 1 फीट में होगा? नहीं होता, वो होता है इसके नीचे में। मतलब वो जितना गहराई में है, ये इसका क्या है? ये इसका वास्तविक गहराई है, क्या है? और ये क्या है? इसका आभासी, है ना। तो पानी में जो कुछ भी चीज डूबी हुई है वो हमेशा कम गहराई में प्रतीत होती है, जबकि वास्तव में कहां रहती है? अधिक गहराई में, है ना। उसका कारण क्या है? अपवर्तन। लिखो, पानी में डूबी किसी भी वस्तु का कम गहराई में प्रतीत होना। कम गहराई में प्रतीत होना। कम गहराई में प्रतीत होना। ठीक है। इसका और एग्जाम्पल आता है। ठीक, पानी में डूबी हुई किसी भी वस्तु का कम गहराई में प्रतीत होना होगा। ठीक। अगला, तारों का टिमटिमाना।
ये भी क्यों होता है? अपवर्तन। अब सोचो अपवर्तन कैसे होता है? तारे हैं बहुत दूरी में, कई हजार किलोमीटर में हैं, वहां से जो प्रकाश किरणें आती है वो आते तक वायुमंडल के बहुत सारी सतह से होकर आएगी। अब वो सतह एक माध्यम की भांति व्यवहार करता है, तो हमको कैसा प्रतीत होता है? वो टिमटिमाते हुए। तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? अपवर्तन का, है ना। ठीक, फिर लिखना इसमें अगला, सूर्योदय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के पूर्व, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के पूर्व क्या होता है? वो दूसरा कारण है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के पूर्व सूर्य का क्षितिज से ऊपर या नीचे नजर आना, सूर्य का क्षितिज से ऊपर या नीचे नजर आना। तो क्या लिखे हो? सूर्यास्त या सूर्योदय से पहले सूर्य का क्षैतिज से ऊपर या नीचे दिखाई देना, है ना। मतलब सूर्य उदय भी नहीं हुआ रहता लेकिन हमको दिखने लग जाता है पहले से, है ना। क्यों? किसके वजह से? अपवर्तन की वजह से। वैसी सेम एक और घटना होता है, जैसे मान के चलो ये है, यहाँ पे एक खाली डब्बा रखा हुआ है, खाली कटोरा है, यहाँ पे एक सिक्का रखा हुआ है ना। अभी ये खाली है, अगर मैं यहाँ से सिक्कों को देखूं यहाँ से तो सिक्का नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसमें पानी भर दूं सिक्का थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ऊपर नहीं आएगा, मतलब इसका इमेज ऊपर आने लगेगा और सिक्का मेरे को दिखाई देने लगेगा। सेम इसी घटना पे वो सूर्य वाला है, वो पूरा ऊपर आया भी नहीं रहता लेकिन हमको फिर भी वो दिखने लग जाता है। ठीक है, क्यों? अपवर्तन के कारण। ठीक है, यहां तक का पढ़ लिए है। अब देखो, अभी जो हम लोग पढ़े ये आभासी और वास्तविक गहराई, वो एक्चुअल में होता कितना है? क्वेश्चन आता है कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में क्या संबंध है, तो इसमें लिखना अगला, इसका सूत्र देखते हैं। वास्तविक गहराई बराबर लिखना आभासी गहराई, आभासी गहराई, आभासी गहराई गुणित इसका अपवर्तनांक, गुणित माध्यम का अपवर्तनांक। वास्तविक गहराई बराबर आभासी गहराई गुणित माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, यहां तक का मान के चलो। अब क्वेश्चन अगर आता है कि तालाब में, ये तालाब है, कोई वस्तु हमको कितना दिखाई दे रहा है? 2 फीट पर। कितना दिखाई दे रहा है? 2 फीट पर। तो एक्चुअल में वो कितना गहराई में है उसको बताओ। क्वेश्चन आएगा कि कोई वस्तु तालाब में देखने से कितने में दिख रहा है? 2 फीट पर, तो उसका वास्तविक गहराई बताओ, है ना। तो कैसे करेंगे? वास्तविक गहराई को कैपिटल एस से दिखाते हैं। आभासी गहराई कितना है इसका? 2 फीट। आभासी कितना है इसका? 2 फीट। और अपवर्तनांक, ये यहाँ पे कौन सा माध्यम है? जल है। जल का अपवर्तनांक कितना लिखवाया हूं? कितना? 1.3। और 1.3 को जब सॉल्व करोगे तो शायद 4 बटे कितना आता है पता है? 3 आता है ना। तो 2 तरीका है, या तो 1.3 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 2, तो वास्तविक गहराई उसका कितना है? 4.6, 2.6, मतलब लगभग वो 2.5 फीट नीचे है लेकिन दिख कितने में रहा है? 2 में। और इसका उल्टा भी हो सकता है, कई बार इसको दे देगा, वास्तविक को दे दी रहेगा और किसको निकालने बोलेगा? आभासी को। कुछ नहीं करना है, ये तो आपको याद रहेगा, या तो वो एग्जाम में दे के रखेगा, लिखा रहेगा बाजू में, या फिर ये आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक है, चलो लिखो इसको। न्यूमेरिकल है एक प्रकार का, है ना। चलो क्वेश्चन लिखो। कोई वस्तु किसी तालाब में, कोई वस्तु किसी तालाब में 2 फीट गहराई पर दिखाई पड़ता है, 2 फीट गहराई पर दिखाई पड़ता है। तो उसकी वास्तविक गहराई, मतलब वस्तु की वास्तविक गहराई ज्ञात करो। ठीक है, चलो बनाओ।
ठीक है, जैसा लिखा है बोर्ड में वैसे ही बना लो। बैठ जाओ आगे में, ऊपर ही बैठ जाओ, जहां बैठना बैठ जाओ, है ना, जैसे बैठना बैठो, जगह एडजस्ट करो। ठीक है, तो सूत्र होता है वास्तविक गहराई बराबर आभासी गुणित माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। हाँ चलो गुणा कर दो, 2 गुणित 1.3 को कितना आएगा, 2.6 बन जाएगा, बन जाएगा ऑब्वियसली। लेट आया क्या? देखो देखो ये तालाब है, कोई वस्तु इस पर कितने में दिखाई दे रहा है, 2 फीट पर। क्वेश्चन अगर आया कि ये दिख तो रहा है ये 2 फीट में, लेकिन क्या वो सही में 2 फीट में होगा, नहीं होता है। कैसे निकालोगे कि उसकी वास्तविक गहराई कितनी है? तो सूत्र होता है वास्तविक गहराई बराबर आभासी गहराई गुणित माध्यम का अपवर्तनांक। अब वास्तविक गहराई को मैं बड़ा एच लिखा हूं, है ना, आभासी गहराई दिया हुआ है कितना है, 2, माध्यम का अपवर्तनांक कितना होता है, ये 1.3 होता है ना, तो दोनों गुणा कर दो, 2.5 निकल जाएगा। ठीक है यहां तक का। चलो तो इतना था हमारे में सिलेबस में। इसमें क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है पता है, कि अगर कोई शिकारी है, उसको तालाब में क्या करना है, मछली का शिकार करना है, तो वो निशाना कहाँ लगाएगा, मछली जहां दिख रहा है उससे ऊपर लगाएगा कि मछली जहां दिख रहा है उससे नीचे लगाएगा, नीचे लगाएगा। सबको समझ आया कारण? क्यों? क्योंकि रियल में वो कहाँ रहता है, जहां दिख रहा है उससे नीचे में। ठीक है, यहां तक आप पढ़ लिया है। अब देखो इसमें अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। क्या है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब पढ़े है कि नहीं पढ़े ये बताओ आज सुबह। कैसे पढ़े हैं? जो कंडीशन अवतल किसके लिए था, अवतल दर्पण के लिए था, वही कंडीशन बनता है किसमें, उत्तल लेंस में। और जो कंडीशन उत्तल दर्पण के लिए था, सेम कंडीशन बनता है वो अवतल लेंस के लिए। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो सुबह इसको पढ़ चुके हैं, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, उसी में कवर कर लेना। ठीक है, अब ये बताओ उत्तल लेंस दिखता कैसे है। दर्पण तो सबको पता है, अवतल दर्पण ऐसे होता है, उत्तल दर्पण कैसे होता है, ऐसा ही होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है और अवतल लेंस कैसा होता है? दर्पण में क्या होगा, परावर्तन होगा। क्यों परावर्तन होगा, इसका एक सतह हम लोग क्या कर दिए है, एक सतह को पेंट कर दिए, तो प्रकाश टकरा के उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें होता है क्या, अपवर्तन। दर्पण में परावर्तन होता है, लेंस में क्या होता है, अपवर्तन। कॉमन सेंस है। ठीक है, तो उत्तल लेंस ऐसे बनता है और अवतल लेंस ऐसे बनता है। डायग्राम नहीं पूछेगा, बस बेसिक जानकारी होना चाहिए उसके लिए बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा चीज, एक चीज और याद करो, आज जब पढ़ा रहे थे तो उत्तल दर्पण किरणों को क्या करता है, किरणों को क्या कर देता है, केंद्र की ओर मोड़ देता है। क्योंकि इसका शेप ऐसा है कि जो भी किरणें आएगी उसको केंद्र की ओर क्या कर देगा, मोड़ देगा। इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। और इसको ये इसका शेप ऐसा है कि किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। ठीक है, सेम इसका भी इसी हिसाब से नाम आ जाएगा। इसको बोलेंगे अभिसारी दर्पण, किसको, इसको, या इसी को बोलेंगे अभिसारी, क्या बोलेंगे, लेंस। अभिसारी दर्पण बोले तो कौन है, ध्यान से देखो गड़बड़ मत करना। अभिसारी दर्पण बोले तो कौन है, अवतल। अभिसारी लेंस बोले तो उत्तल लेंस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बताओ, उत्तल लेंस को अपसारी दर्पण, और इसको क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस। समझ रहे हो ना, क्योंकि भाई जो इसका गुण है वही इसका गुण होगा। ये अगर किरणों को केंद्र की ओर मोड़ रहा है तो ये भी मोड़ेगा, ये अगर किरणों को फैला रहा है तो ये भी क्या करेगा, फैलाएगा। ठीक है, चलो लिखो। पूछता है क्वेश्चन, किसको अभिसारी बोलते हैं, किसको अपसारी बोलते हैं। समझ में आवत है, कैसे कैसे बोला था। ठीक है, फिर से बताऊं, गलत मत करना। क्वेश्चन आता है अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं। सुनो सब लोग ध्यान देंगे इधर,
अभी का मतलब होता है केंद्र की ओर, जहां अभी लग गया मतलब केंद्र, और अप मतलब केंद्र से बाहर। अब पूछता है कि केंद्र की ओर मतलब अवतल दर्पण, इसका शेप ही ऐसा है कि किरणों को केंद्र की ओर मोड़ देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण। अब चूंकि अवतल दर्पण का जो गुण रहता है वो किसके समान होता है, उत्तल लेंस की। तो अगर अभिसारी लेंस बोले तो उत्तल, अभिसारी दर्पण बोले तो अवतल, अपसारी दर्पण बोले तो उत्तल, अपसारी लेंस बोले तो अवतल। एकदम कंफ्यूज मत होना, एकदम आसान है ये, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, लिखो अपने हिसाब से। पढ़ने का तो बहुत सारा है, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेंस के उपयोग पढ़ेंगे हम लोग, लेंस के उपयोग। समझ गए कैसे कैसे लिखा हूं, ठीक, गलत मत करना है ना। चलो, अब हमारा अगला जो सिलेबस के वाइज पढ़ा रहा हूं ना, अगला जो हमारा सिलेबस है वो है लेंस के उपयोग। हेडिंग डालो लेंस के उपयोग, इसको फिर से बताना है। चलो ठीक है, अब देख एकदम स्लो बताऊं, स्लो मोशन में, ठीक। चलो सब लोग समझ लो एक बार और देखो। अवतल दर्पण द्वारा जैसे ऐसा प्रतिबिंब बनता है, सेम कंडीशन किसके लिए होता है, इसके लिए। उसका कारण बता रहा हूं क्यों। अवतल दर्पण का शेप कैसा होता है, उत्तल लेंस का शेप कैसे होता है, ऐसे। तो जब इससे किरणें आएंगी तो ये वाले कर्व से टकराएंगी, ये इसकी जब किरणें आएंगी तो वापस ऐसा ही तो कर्व वाले से टकरा रहे हैं ना, यहाँ पे देखो ना, ऐसा ही तो है। तो दोनों में जो प्रतिबिंब बनता है, जो नियम है वो दोनों में सेम रहता है, इसीलिए अवतल दर्पण द्वारा जैसे बनेगा वैसा ही किसमें बनेगा, उत्तल लेंस में। अब एक को याद रखना है, अवतल दर्पण का शेप ऐसा होता है, तो ये किरणों को क्या करेगी, अंदर की ओर मोड़ेगी कि बाहर फेंक देगी, अंदर की ओर मोड़ेगी, केंद्र की तरफ, और जो केंद्र की तरफ होता है उसे बोलते हैं हम लोग अभिसारी। अब चूंकि इसका नाम अभिसारी दर्पण है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस बोलेंगे। ये भी किरणों को क्या करेगी, केंद्र की ओर मोड़ देगी। और जस्ट उल्टा इसका क्या है, उत्तल दर्पण है, वो केंद्र से क्या कर देगी, फैला देगी। अब आया समझ, ठीक। चलो अगला हेडिंग है लेंस के उपयोग, ठीक है, दोनों लेंस का पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें लिखना लेंस के उपयोग में उत्तल लेंस के प्रयोग, उत्तल लेंस के प्रयोग। उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस के प्रयोग। अब सोचो, सबसे पहला चीज, आप लोग यहाँ पे जो चश्मा लगाते हो लेंस, उसमें कौन सा लेंस होता है, पहला क्वेश्चन वही आता है। जो रीडिंग चश्मा बोलते हैं रीडिंग लेंस, उसमें कौन सा लेंस होता है, अवतल की उत्तल, उत्तल, तो रीडिंग लेंस, मतलब इसको रीडिंग लेंस भी बोलते हैं। लिखना इसमें चश्मा, पढ़ाई चश्मा लिख लो ना, समझ आ जाएगा। पढ़ाई करने के दौरान जो चश्मा लगाते हैं ना, जैसे आप लगाए, वो कौन सा है, उत्तल है, रीडिंग लेंस। रीडिंग लेंस में होगा, ठीक, रीडिंग लेंस में, ठीक है। दूसरा, हमारा जो आंख है उसमें भी लेंस है, बस कैसा है, नेचुरल वाला है, मतलब मांसपेशियों का बना है, तो इसमें कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। लिख लो, मनुष्य की आंखों में क्या होता है, उत्तल लेंस, मांसपेशियों का बना उत्तल लेंस होता है। मनुष्य की आंखों में मांसपेशियों का बना क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। होगा, ठीक। फिर किस में होगा, सोचो, हम लोग जो प्रयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इसमें क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी में मनुष्य की जो आंखें रहती है उसमें मांसपेशियों का बना उत्तल लेंस होता है, मांसपेशियों का बना उत्तल लेंस होता है। और किसमें होगा, सूक्ष्मदर्शी में और दूरदर्शी में, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज, ये बताओ, एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। क्या होता है दोनों में, निकट में क्या दिखाई देता है, निकट दृष्टि दोष में कहां का दिखाई देता है, दूर का स्पष्ट दिखाई देता है और निकट का स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है,
निकट का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता, इसको अलग से लिखना पड़ेगा, है ना। अभी बस इसमें लिखो उत्तल लेंस। हाँ मैं बता रहा हूं, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उत्तल लेंस के पढ़ रहे हैं ना, उत्तल लेंस। अब इसको याद कैसे करना है, हल्ला मत करो। देखो दूर, इसका उपयोग होता है दूर दृष्टि दोष के निवारण में। इसको याद कैसे करोगे, दू में कौन सी मात्रा है, उ से उत्तल, खत्म, ठीक है। लिखो दूर दृष्टि दोष के निवारण में, दू में उ की मात्रा है। हो गया ना याद, भूलना मत। दूर दृष्टि दोष का निवारण करना है तो कौन सा लेंस उपयोग करोगे, दू में कौन सी मात्रा है, तो उ से उत्तल, ठीक है। नहीं से बहुत कंफ्यूज करता है। अब लिखो अवतल लेंस के प्रयोग, उपयोग, है ना। अवतल, अवतल का ना एक ही क्वेश्चन बनता है, अवतल लेंस, है ना। अवतल, अवतल को कैसे याद रखोगे, निकट दृष्टि दोष के निवारण। ये टर्म में क्या लगा है, टर्म में क्या लगा है, आ से अवतल, खत्म हो गया। निकट दृष्टि दोष के निवारण में, निकट दृष्टि दोष के निवारण में बन जाएगा। अब चूंकि ये दोनों आ गए हैं तो थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है और निकट दृष्टि दोष। चलो बताओ, सबसे पहले लिखो दूर दृष्टि दोष। अवतल दर्पण, हाँ अवतल दर्पण उत्तल लेंस की तरह। दर्पण नहीं होगा भाई, तो दर्पण का कैसे उपयोग करेगा, दर्पण में परावर्तन होता है, दर्पण का यूज नहीं कर सकता। मैं एक बात बता, तेरे आंख में मैं दर्पण लगा दिया, आर पार देख पाएगा दर्पण के, बोलना जोर से। अवतल लेंस बोला, अवतल लेंस बोला, उसको दर्पण मत कर। क्या बोला हूं मैं, अवतल लेंस का उपयोग होता है ना कि दर्पण का। आया समझ, समझ गया ना, लेंस का उपयोग होता है। अभी हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब लिखो अगला, कौन सा लिखे, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। चलो सब लोग इधर ध्यान देंगे, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, दूर दृष्टि दोष। इसमें बस एक ही चीज बनता है, जो दोष होता है ना वही स्पष्ट दिखता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर का स्पष्ट दिखेगा और पास का अस्पष्ट, बस ऐसा होता है। चलो लिखो, दूर दृष्टि दोष में दूर का स्पष्ट और पास का अस्पष्ट। किसमें, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, गाड़ियों में दर्पण, वो तो दर्पण है, उत्तल दर्पण है। मिरर, साइड मिरर, वो दर्पण में पढ़ चुके डॉली सुबह, आज वो परावर्तन वाले चैप्टर में था, उसको सुबह हम लोग लिखे ना, गाड़ी में क्या यूज होता है, ठीक, हाँ वेरी गुड, ठीक है, उसको सुबह पढ़ चुके हैं। देखो मिक्स मत करो, कुछ चीज परावर्तन का है, अभी परावर्तन पढ़ चुके हैं हम लोग। अभी क्या चल रहा है, अपवर्तन, और अपवर्तन मतलब जहां से प्रकाश किरण आर पार निकल जाएगी, परावर्तन मतलब टकरा के वापस हो जाती है, ठीक। चलो तो इसमें क्या होता है, दूर का स्पष्ट और पास का अस्पष्ट। अब निकट में, निकट में क्या होता है बताओ, निकट का मतलब पास का क्या रहता है, स्पष्ट, और दूर का अस्पष्ट, अस्पष्ट। अब इसमें बहुत सारे कारण है, सब चीज को नहीं पढ़ रहे अपन, है ना। अब क्यों दिखता है, ये दिखता है, उसका भी कारण है, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। शॉर्ट में बोलूं तो क्या होता है पता है, फोकस इसमें कम हो जाता है और इसमें फोकस बढ़ जाता है, अगर कभी पूछ दे तो कारण। अब डिटेल बताऊंगा तो और डिटेल होगा, बस याद रख लेना। इसमें क्या होता है, फोकस, किसका फोकस, लेंस का, लेंस का फोकस बढ़ जाता है, इसमें कम हो जाता है, ठीक है। बस पढ़ लेना, अगर कभी कारण पूछ दे तो।
ठीक है, याद भी नहीं करना पड़ेगा। देखो फोकस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरा आँख है, एकदम प्रैक्टिकली समझो। मैं जैसे अभी इसको देख रहा हूँ बोर्ड को, तो मैं अपने आँख का फोकस किस में करूँगा? पंखे देखना है तो मैं फोकस किस में लगाऊंगा? और डहरिया जी को देखना है ना, हमारे वहाँ पे फोटो लगा है माननीय मंत्री जी, है ना, तो उसके लिए मेरा फोकस क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर में है तो, है कि नहीं? चलो अब यहाँ पे निकट का स्पष्ट दिख रहा है, मतलब फोकस क्या हो गया? निकट मतलब पास हो गया, कम। इसमें दूर का स्पष्ट दिख रहा है तो फोकस क्या हो गया? बढ़ गया। एकदम सरल है याद करने के लिए, जहां स्पष्ट दिख रहा है वहां आपका फोकस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेंस के उपयोग हो गए, तो ना ये वाले चैप्टर में ना बस इतना ही था, है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग हो पढ़ डाले उपयोग को, इसमें और नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़े आज सुबह से? परावर्तन पढ़े, दर्पण के बारे में पढ़े, कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है वो पढ़े, दोनों दर्पण का उपयोग पढ़े, अपवर्तन पढ़े, लेंस के बारे में पढ़े, और दोनों लेंस का क्या पढ़े? उपयोग पढ़े। ठीक है, यहीं तक का था। चलो अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक हमारा। हाँ एक मिनट ना, किससे? पैसा देती थे आप पढ़ाई नहीं होता मन के तो खरीद के आ जाते हैं। तब बात करना था, मोबाइल लगे है तब कहाँ देबुक में लगवाना लगा, कहाँ ठोकते कि चलत क्लास ला ऐसे ना हो जी सब लगे हर अगर खरीदना है तो ये बात कर, तान मोला ना दे देवे, बात करना, डर देहे मत करे कर। चलो है ना, आगे बढ़े। अपवर्तन हो गया हमारा। अब हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग डालना ध्वनि। किसके बारे में पढ़ेंगे? एकदम सरल टॉपिक, ध्वनि। ध्वनि के बारे में। कोई मेरा बुक रखा है क्या यार? अरे मोर भाई दे, खोजा था भुला के वहाँ करके। क्या है ना, हम लोग जो पढ़ते हैं ना उसमें सब चीज रहता है, इसमें ना छाट के दिया है सिलेबस को, ध्वनि के बारे में तो छाटना पड़ेगा इसमें। ध्वनि में है सबसे पहला, इसका सिलेबस पहले लिख लो, ध्वनि के प्रकार है, उसके बाद पढ़ेंगे, है ना। सिलेबस में है ध्वनि के प्रकार है, ध्वनि के प्रकार है, ध्वनि का संचरण है। हाँ सिलेबस लिखो, ध्वनि है, ध्वनि के प्रकार है, ध्वनि का संचरण है, ध्वनि के अभिलक्षण, ध्वनि के अभिलक्षण, प्रतिध्वनि, ये सिलेबस है। ठीक है, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि है शोर, शोर एवं शोर कम करने के उपाय, शोर एवं शोर कम करने के उपाय। बहुत ज्यादा तो नहीं है इसमें, थोड़ा सा छाटना पड़ेगा, है ना, इसमें ध्वनि में। ध्वनि, है ना। तो चलो बताओ कि ध्वनि होता क्या है। ध्वनि एक प्रकार का क्या है? ध्वनि क्या है? एक प्रकार का तरंग है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार का तरंग है। तो पहला पॉइंट लिखो, ध्वनि एक प्रकार का तरंग है। ध्वनि एक प्रकार का तरंग है। क्वेश्चन नहीं है भाई, ये बता रहा हूं कि ध्वनि क्या है बोलेगा तो ध्वनि क्या है? तरंग ऊर्जा है ना, तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। दूसरा, तरंग कैसे उत्पन्न होती है? तरंग कैसे उत्पन्न होती है ना, तो तरंग उत्पन्न होने का मेन कारण है डिस्टरबेंस। क्या है? डिस्टरबेंस। अब ये डिस्टरबेंस कैसे? जैसे तालाब है, तालाब का पानी स्थिर है, जैसे मैं इसमें क्या मारा?
पत्थर मारा, उसमें क्या हो गया, डिस्टर्ब हुआ, और जो फिर गोल 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 नहीं बनता है, वही क्या है, हमारा तरंग है ना। रस्सी है, रस्सी सीधा बंधाया पड़ा है, तनी हुई रस्सी, इसको मैं ऐसे हिला दिया, ये क्या करने लगेगा, कंपन। तो किसी भी तरंग उत्पन्न होने का मेन कारण क्या है, डिस्टरबेंस। जब किसी माध्यम में डिस्टरबेंस को हिंदी में बोलते हैं विक्षोभ, विक्षोभ उत्पन्न होता है, उसके वजह से क्या उत्पन्न होता है, तरंग। और ध्वनि भी कैसे उत्पन्न होगा, अब चूंकि ध्वनि एक तरंग है तो ये भी कैसे उत्पन्न होगा, डिस्टरबेंस के वजह से। तो इसमें लिखना, एक लाइन पूछता है, किसी माध्यम में विक्षोभ, ब्रैकेट में लिख लेना डिस्टरबेंस, विक्षोभ द्वारा ध्वनि उत्पन्न होता है, विक्षोभ द्वारा ध्वनि उत्पन्न होता है। हेलो, हाँ भाई, हाँ भाई, पढ़ा था, बोलना। अरे वो टुकेश में लगा रही, सेल बात कर ले। अरे यार, अपन नंबर से लगाना चाहिए ना, ले बात कर, अरे अपन नंबर से करना चाहिए ना यार। ये क्या क्लास बार बार रुकत ना, अलग से फोन भी आवत बार बार। ठीक है, तो अगर पूछता है क्वेश्चन कि ध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो कारण क्या बताओगे, डिस्टरबेंस। जब उसमें विक्षोभ आता है तो क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि, है ना। फिर लिखना, ध्वनि एक प्रकार का क्या है, तरंग है, हो गया, और क्या। चलो अब इसमें देखते हैं मेन क्या, ध्वनि के प्रकार बोला है ना, देखते हैं ध्वनि के प्रकार इसमें दिया है कि नहीं दिया है। एक आध कोई बुक रखे हो जिसमें उसका प्रकार दिया है ध्वनि का, हाँ उसको दिखा तो, क्योंकि इसमें ना मेरे छाटना बहुत पड़ेगा, पागल हो जाऊंगा छाट छाट के। हाँ ये बहुत बढ़िया बुक है तरंग, इसमें सब चीज को लिख दिया है। तरंग के बारे में ज़्यादा दिया है ना, ध्वनि तरंग हो गया है, हाँ ये है ध्वनि के प्रकार। हाँ अब लिखना, ध्वनि के प्रकार इसमें दिया है, ध्वनि एकदम सरल है। ध्वनि का प्रकार 3 प्रकार का होता है, ध्वनि के प्रकार। सबसे पहला है अश्रव्य ध्वनियाँ। कैसी है, अश्रव्य ध्वनि, अश्रव्य, हाँ उसमें भी है, उसमें रखे रहे, मिल गया बुक, है ना। अश्रव्य ध्वनि, अब नाम से स्पष्ट है। अश्रव्य मतलब जिसे हम नहीं सुन सकते, मतलब मनुष्य नहीं सुन सकता, है ना। तो इसमें बस इतना पूछता है, सबसे पहला पॉइंट लिखो, इसे मनुष्य नहीं सुन सकता, इसे मनुष्य नहीं सुन सकता। इसे मनुष्य नहीं सुन सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी आवृत्ति पता है किसी को, कितना होता है, 20 हर्ट्ज से नीचे। बस इतना ही जानना है इसमें, 20 हर्ट्ज से नीचे कम होता है, 20 हर्ट्ज से नीचे कम। हर्ट्ज क्यों लिखे, हर्ट्ज किसका मात्रक है, किसकी, आवृत्ति की, ठीक है ना, इसका मात्रक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो ध्वनि है वो उत्पन्न कहां से होती है, बताओ, स्रोत। वेरी गुड, है ना। कोई बड़ा, बहुत बड़ा घटना हो गया, जैसे बिल्डिंग गिर गया, भूकंप आ रहा है, ज्वालामुखी फट रहा है, बहुत बड़ी घटना, उससे होती है क्या, अश्रव्य ध्वनि तरंगे। इसको हम लोग नहीं सुन सकते, ठीक है। तो लिखो, इसका स्रोत है भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब, भूकंप और ज्वालामुखी, मतलब जो बड़े आकार के स्रोत होंगे ना वो होते हैं, ठीक है, बड़े स्रोत। ठीक, दूसरा क्या आता है इसमें, दूसरा श्रव्य ध्वनि। कौन सा ध्वनि, श्रव्य ध्वनि। अब नाम से स्पष्ट है, श्रव्य में क्या होगा, जिसे मनुष्य सुन सकता है, जिसे मनुष्य सुन सकता है। इसका आवृत्ति होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज,
20 हर्ज से 20,000 हर्ज। ठीक है, अब इसे सुन सकते हैं, इसका बहुत सारा स्रोत है। अगला है पराश्रव्य ध्वनि, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, है ना, अल्ट्रासाउंड। पराश्रव्य, इसका कितना होता है बताओ? 20,000 से ज्यादा, है ना, 20,000 से ज्यादा। ठीक है, अब लिखो इसको, फिर बताता हूं। 20,000 से ज्यादा, ठीक है, 20,000 से ज्यादा। अब इसका स्रोत पूछता है, पराश्रव्य, है ना। तो देखो चमगादड़, चमगादड़ जो अपना रास्ता तलाशती है ना, है ना, रात में, वो किसके जरिए तलाशती है? इसी के जरिए। तो लिखो चमगादड़, चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करती है, चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करती है। और कौन करता है बताओ? पता है? डॉल्फिन। कौन करता है? डॉल्फिन। एक जन और करता है, हाथी। हाथी, वो लोग इसी में बात करते हैं, हम लोग नहीं सुन सकते ना। गोठियार भी कौन सा समझ जाओ। ठीक है, डॉल्फिन, हाथी। तो एकदम आसान है, ये वाला किसी भी बड़े स्रोत से निकलता है, इसको हम लोग सुन सकते हैं, है ना। और ये कहाँ से निकलता है? वही सब जो भी जीव जंतु है ना, वो ये वाला है, 20,000 हर्ज से ज्यादा। तो यही है ध्वनि का प्रकार। इसको किस आधार पे बांटे हैं? आवृत्ति, 20 हर्ज से कम, 20 से 20,000 और 20,000 हर्ज से अधिक। ये हो गया ध्वनि का प्रकार। अगला है हमारा, इसमें इतना ही था, प्रतिध्वनि। एकदम आसान है प्रतिध्वनि, हेडिंग डालो प्रतिध्वनि। हर टॉपिक से ना 6 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 6 क्वेश्चन आना है। अच्छा, इसमें ना एक चीज नहीं लिखवा पाया मैं, चलो लिख लेंगे इसके बाद। प्रतिध्वनि, है ना, प्रतिध्वनि में लिखना क्या होता है? प्रतिध्वनि बताओ। हाँ, स्रोत, है ना, स्रोत से निकलने वाली ध्वनि किससे टकराकर मार्ग में जो रुकावट रहेगी, मतलब बैरियर से टकराकर वापस हमको क्या होना? सुनाई पड़ना। यही क्या है? प्रतिध्वनि। इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें बस ये क्वेश्चन बनता है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो स्रोत है, स्रोत मतलब जहां से क्या निकल रहा है? ध्वनि, और ये जिससे टकराता है, किसी ना किसी से टकराएगा, इसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, इसको पूछता है ना। तो इसमें लिखना प्रतिध्वनि सुनने के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए, इसमें खोजना पड़ेगा, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा श्रोता के मध्य, स्रोत तथा श्रोता के मध्य, एक मिनट ना, इसे मार्किंग तो किया था ना, किसी की याद है क्या? 16.5 ऐसा कुछ है, 16.3 मीटर में है, किसमें है? मीटर में। हाँ लिख लो, 16.3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 16.3 मीटर एकदम सही है, 0.3 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ध्वनि हो गया है। चलो फिर क्या था इसमें सिलेबस में? उसके बाद ना जो बच गया उसको लिखेंगे, है ना। शोर, शोर कम करने के उपाय। चलो शोर लिखो, शोर। शोर सबसे पहले लिखना, यह ध्वनियां अनियमित कंपन से उत्पन्न होती है, अनियमित कंपन से उत्पन्न होती है। कैसी होगी कंपन? अनियमित, ठीक, अनियमित कंपन से उत्पन्न होती है। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो बनता है, ठीक, मेरे को ये बताओ, जैसे हर चीज का एक पैमाना है, हम लोग जो बात करते हैं उसका मतलब एक डेसिबल में पढ़ते हैं ना, इसको लिख लेते हैं चार्ट को सबसे पहले, है ना। फुसफुसाहट, जो हाँ, इसी में हम लोग जो फुसफुसाने में बात करते हैं उसका रेंज कितना होता है? लगभग कितना? 30 डेसिबल। डेसिबल, डीबी मतलब कितना होता है? डीबी मतलब डेसिबल, ठीक है, लिखते जाओ। सामान्य बातचीत के लिए रहता है लगभग कितना? 60 डेसिबल।
ठीक है। शोर, जब भी ध्वनि 90 डेसिबल से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, तो इसको शोर बोलते हैं। इसको पढ़ लेना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण। इसको जरूर पढ़ना क्योंकि ये सिलेबस में है। जब आवाज कितना हो जाता है, 90 डेसिबल से ज्यादा हो जाता है, उसी को बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण या शोर। हाँ, लेकिन हम लोग व्यापक में जो चलता है ना वो 90। देखो इसमें क्या रहता है पता है, ऑप्शन कैसे आएगा, इसको रटना थोड़ी ना है। 90 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। अब आपका ऑप्शन कैसे आएगा पता है, इसी के इर्द गिर्द रहेगा, 90 के इर्द गिर्द, एकदम एग्जैक्ट नहीं रहता, अलग अलग बुक में अलग मिलेगा। ऑप्शन ऐसे रहेगा, शोर किसको बोलेंगे, कॉमन सेंस का बात है, जो सबसे ज्यादा रहेगा वही क्या है, शोर है। ठीक है, तो इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। ठीक, ध्वनि में लिख लो। अगला लिखना, जो वाहन होते हैं ना, वाहन, उसके जरिए कितना होता है, 100 डेसिबल। वाहन मतलब कि गाड़ियां, 100 डेसिबल गाड़ियों से है ना, 100 डेसिबल। अगला आता है इसमें सबसे ज्यादा है ना, फिर लिखना रॉकेट। रॉकेट से होता है कितना होता है, 150 डेसिबल। रॉकेट, जो रॉकेट उड़ाते हैं उससे कितना होता है, 150। बस इतने को याद रखना, ज्यादा नहीं पूछेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, कितना वाला, 90 वाला, बस इसी को याद रखना। इसी से ऊपर को शोर बोलते हैं। ठीक है, चलो अब शोर कम करने के उपाय। अब आप लोग बताओ कि शोर कैसे कम करेंगे। बाजस नहीं बजाना है बोल देंगे क्या, साउंड सिस्टम कोई बंद कर देना है, नहीं। ठीक है, ठीक, साइलेंसर का उपयोग कर सकते हो, कॉमन सेंस है। ठीक, और क्या हो सकता है सोचो, जैसे कि जब आवाज गूंजता है, पिक्चर देखने जाते हैं सब लोग है ना, तो सोचो कि लोकल टाकीज में नहीं, बड़े टाकीज में क्या होता है, पूरा दीवार में क्या लगा रहता है, पर्दा। क्या लगा रहता है, पर्दा या कपड़ा लगा रहता है। क्यों लगाते पता है, क्योंकि वो आवाज को क्या कर लेता है, सोख लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो पर्दे का रोल कैसे होता है, ध्वनि अवशोषक के रूप में। तो लिखो कपड़ा या पर्दा। फोम भी यूज करते, ठीक है, पर्दा, फोम, पर्दा हो गया या फोम हो गया, या गद्दा टाइप जो मटेरियल होता है ना वो, इसका उपयोग ध्वनि अवशोषक के रूप में होता है। ध्वनि को अवशोषित करता है। कभी नोटिस करना, पिक्चर देखने जाओगे पीवीआर अनॉक्स में ना, तो पूरा पर्दा पर्दा रहता है, ये तो फिर साउंड सुनाई नहीं देगा। ठीक है, गूंजेगा साउंड। और वही अग्रवाल टाकी चल देते ना, पहली वाला आरंग का अग्रवाल टाकी गए हो, बहुत साउंड करता है वो, क्योंकि टकरा के बार बार वही आता है। ठीक है, यहां तक का है अपना। फिर इसमें था सिलेबस में शोर कम करने के उपाय में मेनली यही है, साइलेंसर फैलेंसर लगा के। और देखते हैं, चलो है ना। अब इसमें जो जो छूट गया उसको लिखवाऊंगा। इसका मेन चीज लिखना, पराश्रव्य तरंगों के उपयोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग, ठीक है, मतलब कौन सा रेंज में रहेगा, जिसका रेंज कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहला है संकेत भेजने में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, नेविगेशन में या संकेत भेजने में, समुद्री इलाकों में या कहीं भी संकेत भेजने में, ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोनार में। किसमें, सोनार, सुने हो सोनार का नाम, क्या होता है सोनार में, सोनार का उपयोग कहाँ होता है, समुद्र की गहराइयों में कुछ अगर छिपा हुआ है उसकी पता लगाने में। पानी वानी पी लो, ये लो। समुद्र गहराई में अगर कोई चीज खो गया है ना, टाइटैनिक जहाज खोजना है तो कैसे खोजो, ये लो दीदी, किसमें खोजोगे, सोनार में। अब देखो ये काम कैसे करता है ना, सोनार एक प्रकार का क्या है, डिवाइस है। ये क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव क्या करता है, जनरेट करता है ना। अब ये हमारा क्या है, समुद्र है, नीचे में कोई वस्तु है। जब ये अल्ट्रासोनिक वेव इस वस्तु से टकराएगी, टकरा के वापस इसके रिसीवर रहता है, रिसीवर जो उसको क्या करेगा, ग्रहण करेगा, वहां जाएगी, है ना। तो जितने देर में वो जाता है और जितने देर में वो आता है, उस समय को कैलकुलेट करते हुए उसके डिस्टेंस का क्या लगाते हैं, दूरी बराबर 4 बटा समय, है ना। तो समय के अनुसार उसका क्या पता करते हैं,
डिस्टेंस को। यही किसका काम है? सोनार का। तो इतना सब नहीं पूछता। सोनार में कौन सी तरंग यूज होती है? अल्ट्रासोनिक, वही वाला। ठीक है, लिख लो, सोनार में क्वेश्चन आता है। और सोनार में लिख लो, समुद्र की गहराइयों में छुपी वस्तु का पता लगाने में, समुद्र की गहराइयों में छिपी वस्तु का पता लगाने में। ठीक है, तीसरा इसका इंपॉर्टेंट उपयोग है अल्ट्रासोनिक का, जो कारखाना या उद्योग रहता है ना, उसकी गंदगी मतलब कालिक, कालिक मतलब गंदगी को साफ करने में। कारखाना क्या? वही तो है, पराश्रव्य तरंग, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक वेव। कारखानों या उद्योगों में गंदगी मतलब कि कालिक, कालिक को साफ करने में। ठीक है, ये भी पढ़ लिया अपन। मेरे हिसाब से ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें ना ये सब दिया हुआ ना, तरंग के बारे में दिया हुआ है, आयाम, आवर्त काल, लेकिन हमारे सिलेबस में है केवल ध्वनि है। ध्वनि भी एक प्रकार का क्या है? तरंग है। तो मेरे हिसाब से आयाम आवर्त काल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आता है आवर्त काल क्या है? एक राउंड पूरा करने में लगा समय, न्यूमेरिकल आता है। अरे जरिए तो बहुत ज़्यादा वाला है, मतलब एग्जाम। चलो अब लिखो, ध्वनि के चाल की निर्भरता। ध्वनि की चाल किस पर डिपेंड करेगी? सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है ना, आर्द्रता बढ़ने पर, आर्द्रता बढ़ने पर ये बताओ ध्वनि की चाल बढ़ेगी या घटेगी? हाँ, बढ़ेगी, है ना। सबसे पहली बात तो ध्वनि को संचरण करने के लिए क्या लगता है? माध्यम लगता है कि नहीं लगता है? हाँ, बिना माध्यम के ध्वनि जा पाएगी? नहीं जा पाए। तो आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। फिर लिखो, ताप बढ़ने पर, सेकेंड, चाल बढ़ता है ध्वनि का, ध्वनि की चाल बढ़ती है। दूसरा ताप है, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। अब इसका ना पूरा डेरिवेशन है तो उतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बढ़ता है पढ़ लेना। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ता है। दो कंडीशन है इसमें। ठीक है ना, ये भी हो गया है। अब एक चीज बच गई इसमें, ध्वनि के अभिलक्षण। अभिलक्षण कहने का मतलब ध्वनि कौन कौन सा क्या करता है? गुण प्रदर्शित करता है। क्या करेगा? गुण। तो हेडिंग डालो ध्वनि के अभिलक्षण, इसमें आएगा बढ़िया बढ़िया चीज, है ना। और मेन क्वेश्चन ना अभिलक्षण से ही बनता है। चलो देखते हैं। सबसे पहला है डॉपलर प्रभाव। लिखो डॉपलर, डॉपलर, डॉपलर प्रभाव लिख दूं क्या? डॉपलर प्रभाव। किसी को पता है डॉपलर प्रभाव? डॉपलर प्रभाव कहने का मतलब कुछ नहीं है, जब स्रोत, किसका स्रोत? जहां से क्या निकल रहा है? ध्वनि। और एक होता है क्या? श्रोता। श्रोता मतलब क्या होता है? जो ध्वनि को सुनता है। दोनों के बीच जब गति होता है ना, अपेक्षिक गति, तो ध्वनि की आवृत्ति में क्या होता है? परिवर्तन। जैसे कि हम लोग यहाँ पे है, गाड़ी जा रहा है, ट्रक, पास में आएगा तो ज्यादा जोर से सुनाई देगा, जैसे से दूर जाएगा उसका साउंड क्या होगा? कम होते जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग क्या है? श्रोता है और वो क्या है? स्रोत। दोनों के बीच में जब कोई भी एक गति करे या दोनों गति करे, है ना, तो ध्वनि की किस में परिवर्तन होता है? आवृत्ति में परिवर्तन होता है, जिससे ध्वनि में क्या होता है? हमको कम या ज्यादा सुनाई पड़ता है। इसी को क्या बोलते हैं? डॉपलर प्रभाव। तो इसमें लिखना, जब स्रोत
व श्रोता के मध्य, जब स्रोत व श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होता है, जब स्रोत व श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होता है, तो ध्वनि की आवृत्ति परिवर्तित होती हुई प्रतीत होती है। ध्वनि की आवृत्ति परिवर्तित होती हुई प्रतीत होती है। इसी को क्या बोलते हैं? डॉपलर प्रभाव। समझ गए ना एग्जाम्पल? अब इससे एग्जाम्पल कई ठोक बन जाएगा, है ना? वही ट्रक वाला बन जाएगा। ट्रेन, जैसे कि स्टेशन में खड़े तो ट्रेन आएगी तो ध्वनि कैसी सुनाई देगी? बढ़ती हुई। उसकी ध्वनि क्या होगी? तेज होगी। जैसे दूर जाएगी तो क्या होगी? उसकी ध्वनि कम होगी। तो एक आध एग्जाम्पल को लिख लो अपने मन से, है ना? एग्जाम्पल पूछ दिया तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। ध्वनि के अभिलक्षण और देखते हैं। ठीक है, 2 मिनट ना और छाट लेता हूँ, इसमें कुछ पढ़ाने का होगा तो इसको पढ़ाना है क्या आयाम ये सबको, कि रहन दो? क्योंकि सिलेबस में उतना ना वो नहीं, एक आध क्वेश्चन भले डाला होगा तो अलग बात है, लेकिन ना वो मेन तरंग का है। ध्वनि में तो और कुछ खास लग नहीं रहा इसमें। जा रहे हो क्या? जा रहे हो? कौन कौन? रोहित भी? साला। चलो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, ये क्वेश्चन कई बार आया है ना। हाँ, इसी में ध्वनि में ये अलग से लिखना है इसको, है ना? वायु अथवा गैस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। हाँ, फैक्ट करके लिख लो। वायु अथवा गैस में ध्वनि का संचरण, वायु अथवा गैस में ध्वनि का संचरण केवल करके लिखना है ना, केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में ही संभव है। केवल अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में ही संभव है। ठीक है? जबकि पैराग्राफ चेंज करके लिखो, जबकि ठोस तथा द्रव में, जबकि ठोस तथा द्रव में अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों के रूप में संचरण संभव है। दोनों के रूप में संचरण संभव है ना? ये एक्सेप्शन टाइप का, इसको याद रखना। ठीक है? अगर क्वेश्चन आता है कि वायु, अब गैस भी एक प्रकार का क्या है? वायु है। उसमें किस रूप में जाता है? केवल, ओनली अनुदैर्ध्य के रूप में। और अगर ठोस माध्यम बोले, ठोस या द्रव, तो किस में जाएगा? दोनों के रूप में। इसको बस याद रखना। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है? जिसमें तरंग का कंपन माध्यम की दिशा में होता है। अनुप्रस्थ में क्या होता है? उसके लंबवत होता है। चूंकि चैप्टर में नहीं, इसलिए इसको नहीं पढ़ रहा है। ठीक है? लेकिन इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्वनि में इतना ही था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक, फिजिक्स को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसमें जाएंगे। चलो, अब हेडिंग डालो बल एवं गति। बल एवं गति, ज्यादा कुछ नहीं बचा है ना?
बल एवं गति। पहले सिलेबस लिखेंगे, उसके बाद उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। इसमें सिलेबस में है अपना बल के प्रकार है, पहला बल के प्रकार है, बल के प्रकार है। दूसरा है गति के प्रकार, गति के प्रकार। बल के प्रकार, गति के प्रकार। फिर अगला है चाल, चाल। चाल के बाद है हमारा ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार, है ना। फिर है ऊर्जा के परंपरागत, ऊर्जा के परंपरागत एवं नवीन स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत एवं नवीन स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत एवं नवीन स्रोत एकदम आसान है। नवीन स्रोत, स्रोत। फिर है ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण।